अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching up front with मोना आलम। एक दफ़ा फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो चर्चा है वो ज़बान ज़द आम है। किसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसके पास नहीं है, इस मामले पर अब सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने भी अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया और उन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा कि वो तो सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते थे और शायद ये उनकी गलती थी। इसके ऊपर फौरी तौर पर नाजरीन रिएक्शंस की एक आउटपोर नजर आई। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के, उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और उनका भी इसके ऊपर जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी। और ये बहुत एक अहम मामला है नाजरीन, क्योंकि इसके बाद से ये जो रिन्यूड बहस है ये अब छिड़ गई है और तमाम जो पार्टीज़ हैं वो इसके हवाले से बात करती भी नज़र आ रही हैं। एक तरफ वो पार्टी यानी कि PMLN बड़ी एक्सप्लिसिटली बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो तसव्वुर कर रहे हैं कि हमें बहुत सहूलतें दी जा रही हैं, हमारे पास उस तरह की कोई सहूलत नहीं है। इनफैक्ट उनके जो कुछ साबिक वज़रा हैं या जो उनके सीनियर लीडरान हैं जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब उनमें से एक हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी नवाज शरीफ साहब को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दी जाए तो वो तमाम जो उनके मुखालफीन हैं वो उनको बहुत दूर दूर तक पीछे छोड़ देंगे। ये नाजरीन ये एक तरफ उस पार्टी की तरफ से बात कर रही है जिसके हवाले से दीगर पार्टीज ये शिकवा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। अब दीगर पार्टीज के अहवाल पर भी जो इसी तरह से बात एक करना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ नाजरीन जो करप्शन के केसेस और जो कुछ रेवलेशन सामने आ रहे हैं उनका भी जिक्र इसी कंटिन्यूटी में ज़रूरी है। एक तरफ तो ये बात कहना बिल्कुल लाजिम व मलजूम है कि ये जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा मालूम होता है कि जो करप्शन के केसेस की जो रेवलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी से मुंसलिक होकर इस प्रेजेंट केयर टेकर सेटअप में सामने आ रहे हैं। इसी वजह से वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी सारे इल्ज़ामात या सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ही साथ अगर मुंसलिक किए जा रहे हैं तो ये दरअसल हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन जो जिस तरह से जो बैंक अकाउंट्स में और जिस तरह से असासों में एसेट्स में इजाफे हुए हैं, ये एक बड़ा जिसे कहते हैं एक बहुत अहम केस बनता है और बहुत पोटेंट केस बनता है। इसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा नैब ने जो है वो केसेस बनाए हैं मुख्तलिफ अशखास के ऊपर, शख्सियात के ऊपर कि जी एसेट बियॉन्ड मीन्स कि अगर आपके पास उतने असासे हैं जितने के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते या विच इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। यही एग्जाम्पल नज़र आई थी बुशरा बीबी साहिबा की करीबी दोस्त, जिनके बारे में ज़बान ज़द आम ये चर्चा था कि पंजाब में उनका खासा अहम इन्फ्लुएंस था और उसके कुछ ताने बाने जोड़े गए थे कुछ माह पहले आए हुए एक स्कैंडल से जो कि प्रॉपर्टी टाइकून से मुंसलिक था, मलिक रियाज साहब से मुंसलिक था। और वहाँ पर जो एक उनको NCA के हवाले से जो उनसे रिकवरी हुई थी उसकी एक तरह से सेटलमेंट कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रिकवरी उन्हीं से मांगी थी, जो बरतानिया से रिकवरी हुई थी उसी के एवज उस सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में रिकवरी जो है वो कर दी गई थी। सो दैट विच इज़ वाई उनको जो वो पैसे देने थे वो वहाँ से जो उन्होंने उधर NCA को दिए यहाँ पाकिस्तान में उनको नहीं देने पड़े, क्योंकि उसको बाकायदा तौर पर एक काबीना के नॉड के तहत पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने जो है वो ओके किया था, एंडोर्स किया था। ये तमाम मामला नाजरीन पिवट किया जाता है कि जी जिस तरह से जो असासा जात हैं कुछ लोगों के पिछली हुकूमत में और पिछले दौरे हुकूमत में PTI के बड़े हैं, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा का भी नाम आता है और साथ साथ उनकी जो क्लोज उनके जानने वाले हैं, ख़ास तौर पर फरज शहजादी साहिबा, उनका नाम आता है। इस हवाले से अता तारड़ साहब ने प्रेस टॉक की। मैं दूसरी तरफ का भी तर्ज अमल आपको बताती हूँ कि फौरी तौर पर रिएक्शन आया और रिएक्शन यह आया कि फरज शहजादी साहिबा ने और उनके हस्बैंड एहसन जमील गुज्जर साहब ने कहा कि हम भरपूर तौर पर अपना दिफा करेंगे इन इल्ज़ामात के खिलाफ। लेकिन ये जो केस है इसके हवाले से कुछ अहम नुकात हैं वो देखते चलिएगा। बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा, क्या जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि इस तरह की भी जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। नैब टीम को बुशरा बीबी के खिलाफ पैसों की लेन देन के हवाले से कुछ शवाहिद मिले हैं। इत्तलात के मुताबिक नाजरीन मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद अगर ये शवाहिद बुशरा बीबी के खिलाफ गए तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। ये सरकारी ज़राए हैं, जिसके बाद से ये पूरा जो एक जो सिलसिला है वो बढ़ा और एक जो चेन है उसको जोड़कर देखा गया। इसके मजीद आगे जाते हुए नाजरीन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से 3 दिसंबर 2019 को PTI हुकूमत को 190 मिलियन पाउंड वापस किए गए थे। फराह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को इस रकम के एवज 240 कनाल ज़मीन अपने नाम पर रजिस्टर करवाई। ये ज़मीन मुबैना तौर पर रिश्वत के तौर पर फराह गोगी को मुंतकिल की गई और बेसिकली ये इल्ज़ाम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो ये एसेट्स में इजाफा हुआ है, होशरबा इजाफा हुआ है, वो इस
जो पैसे हैं, जो ये जो ज़मीन है, इसकी वजह से हुआ है। रिश्वत के बदले पीटीआई हुकूमत ने रियल एस्टेट टाइकून के खिलाफ 460 अरब रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी नहीं की, जो कि केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से था। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी और करप्शन के तमाम इल्ज़ामात का ताल्लुक मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ता है। ये तमाम तर वो इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात की कुछ डिटेल्स हैं जो कि हैं। जाहिर है इन तमाम चीज़ों में जितनी कोई वेट है, कितना वेट नहीं है, कितना इसका सियासी एंगल है और कितना रियलिस्टिक एंगल है, दिस इज़ ऑल फॉर अस टू वॉच। लेकिन अभी नाजरीन इस पूरे मामले पर बात करेंगे और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का चर्चा ज़बान ज़द आम है, इसको भी इसी कंटिन्यूटी में लेकर चलेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक, जिसके बाद मुझे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस बहुत अहम मामले पर अब रोशनी डालते हैं और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, जो केस के क्रेडेंशियल्स हैं फरहत शहजादी साहिबा पे और बुशरा बीबी साहिबा को भी जो साथ इसके जोड़ के देखा जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है जल्दी। ये तमाम मामला सियासी क्या असरात मुरतब करेंगे और क्या एक पार्टी यानी कि PMLN, जो कि ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों की बेनिफिशरी होगी कि अगर इस तरह के केसेस उनके मुखालिफ के खिलाफ आते हैं, वो इस मामले के ऊपर क्या व्यूज़ रखते हैं, ये तमाम बातें जानते हैं। और मुझे बहुत एक पर्टिनेंट राय इसमें ज्वाइन कर रही है सेगमेंट में। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का भी नाजरीन जो एक शॉट है वो ज़रूर सुनिएगा और वो फिर मैं आई थिंक उसमें भी, क्योंकि इसी बात से काफ़ी कुछ मुमासलत रखी जाती है, ये सुनिएगा। फिर उसके बाद आई गो एंड इंट्रोड्यूस माई गेस्ट स्ट्रेट अवे। हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने में। वक्त का जरूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। जी नाजरीन, किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में किया, इस बहुत अहम बयान पर और जाहिर है दीगर मामलात पर। आई एम जॉइंड हेयर बाय जनाब खुर्रम दस्तगीर, नायब सदर हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वजीर। वेरी वार्म वेलकम सर और आपको खुश आमदीद। ये बताइएगा कि ये जो तमाम केसेस हैं आपके मुखालफिन के खिलाफ बन रहे हैं सर, अभी हम लोगों ने अपने इब्तिदाइये में तफसीली जो कुछ जायज़ा है वो लिया था। इस पूरे मामले का जो फराग होगी और बुशरा बीबी साहिबा पे अब जो नए रेवलेशंस आए हैं, जिस तरह से असासों में उनके जो इजाफा है वो सामने आ रहा है और कहते हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। आई क्लियरली रिकॉल सर 2018 में इलेक्शन से बिल्कुल कबल यही तमाम गिरफ्तारियां और जो केसेस थे वो आपकी लीडरशिप के ऊपर और आपके रहनुमाओं के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे थे। तो आर यू हैप्पी कि अब जब अगला इलेक्शन आने वाला है, यही तमाम चीज़ें आपके मुखालिफ के ऊपर बन रही हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी कोई टफ कंपटीशन है या फिर बिल्कुल केक वॉक होगा अगला इलेक्शन आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा तो एजेंडा कभी भी ये नहीं रहा इमरान खान के बरक्स कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको जेल में डालूंगा, मैं इन चोरों को पकड़ूंगा। हमने तो कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की, इंतकामी गुफ्तगू, ना ही ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा। और इसीलिए आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ तशरीफ लाए 21 अक्टूबर को, उन्होंने अपनी जो मीनार पाकिस्तान की तकरीर थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं की। उसमें मफाहमत की बात की, मुल्क की तरक्की की बात की, लोगों के बच्चों के रोजगार की बात की, महंगाई को ख़त्म करने की बात की। तो हमारा एजेंडा वो है। हमारा एजेंडा कभी भी जो भी हमारे मुखालिफ हैं उनको जेलों में डालने का ज़बरदस्ती नहीं रहा। अब अगर ऐसे शवाहिद आ रहे हैं इसकी बुनियाद पर जो निगरान हुकूमतें हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस पर अमल कर रहे हैं, तो बहरहाल तमाम चीज़ों का जो नतीजा है वो तो जाके अदालत में ही आना है। और अदालतों के बारे में अब एक मुतजाद राय हम सब की मौजूद है कि वो भी उतार चढ़ाव के साथ ही अदालतें चलती हैं। तो लिहाजा आज ये केसेस बन रहे हैं। मुझे तवक्को है कि इनमें वो शवाहिद और सबूत होंगे जिनकी बुनियाद पर अदालतें फिर इस पर फैसले करेंगी। ये मुझे इजाजत दीजिएगा, ये बड़ी अहम बात आपने, मैं मुकम्मल कर लूं। जी ये भी है, हाँ, जिस तरह जजों को प्रेशराइज करके मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए थे, ऐसा नहीं होगा। और जो अगर सबूत शवाहिद हैं
तो वो इनको सजा मिलेगी, अगर नहीं है तो ये फिर नई केस चलेंगे आगे। यानी जो इमरान खान का हाँ। इंतकामी एहतसाब था, जब उसका टेस्ट हुआ अदालतों में जाके, चाहे बाज़ जगहों में 22 महीने तक भी लगे हमजा शहबाज के केस में, लेकिन बिलाखिर ये साबित हुआ कि किसी भी केस में इतने सबूत और शवाहिद नहीं थे जिसकी बुनियाद पर कोई भी चीज साबित की जा सकती, और सब लोग सुरखरू होकर बाहर आए, चाहे वो हमजा शहबाज थे, मरियम नवाज थी, शहबाज शरीफ थे, उसके अलावा एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, बहुत सी सारे केसेस जो उनके सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह का केस जो है वो भी आपके सामने। तो ये सारे इशूज जो हैं ये बिलकुल अदालत में जाने, और अदालत की ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो उसको लेकर आगे चलें। और यही बात आप खुर्रम साहब अभी जो आप कर रहे हैं, मैं अर्ज यही करना चाह रही थी आपसे कि आपके टाइम पर जब ये केसेस बनाए जाते थे तो फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट हियर विद यू, तब आपके मुखालफिन भी यही बात करते थे कि भाई जो कानून है वो अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है अगर कोई केसेस बन रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। जबकि आप लोग इस चीज़ के ऊपर करते थे कि भाई आपके उस वक्त ये वर्जन था, आपका ये बयानिया था कि ऐसा क्या हसीन इत्तेफाक हुआ है कि तमाम तर जो केसेस हैं PMLN के ही ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी सब जो हैं वो ड्राई क्लीन हुए हुए हैं। तो यही अब दूसरी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है सर कि ऑल द केसेस आर अगेंस्ट वन पार्टी। इसीलिए आगाज में ये आपके नाज़रीन को बताया, और मैं दोबारा ये बात बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ इंतकामी एक बहुत भयानक जुल्म किया गया, वो इमरान खान का स्टेटेड एजेंडा था। वो अपनी तकरीरों में और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बहुत सालों से कहते थे कि मैं ऐसे करूंगा। हमारा ये एजेंडा नहीं है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, ये एजेंडा नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दें, फर्क ये है कि ये निगरान हुकूमत के टाइम पे हो रहा है। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि उनका एजेंडा था, वो तो PTI के दौरे हुकूमत की बात हुई ना। मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ कि जब निगरान हुकूमत थी और जस्टिस नासिरुल मुल्क उस वक्त केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की मैं बात मैं आपसे कर रही हूँ। और क्योंकि इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं और ये तमाम तर चीजें ऑब्वियसली आप तो नहीं बना रहे, ये तो प्रेजेंट जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो बना रहे हैं। जी, तो ये मामला यही है कि हमारा एजेंडा इंतकाम नहीं है, हमारा एजेंडा अपने मुखालफों को जबरदस्ती जेलों में डालने का नहीं है। हमारा एजेंडा उनको जेलों में डालकर उनकी वीडियो देखना और उस पर खुश होना नहीं है। हमारा एजेंडा अपने मुखालफों को जो है वो सहूलियात से महरूम करके उस पर खुश होना और रिपोर्टें लेना नहीं है। हमारा एजेंडा जो है वो अपने मुखालफिन के लिए जो है जो मुलाकातें बंद करना नहीं है, जो मेरी आंखों के सामने मियां नवाज शरीफ की गई थी 2019 में। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमारा एजेंडा कभी नहीं था। इमरान खान का एक स्टेटेड सरीह एक दफा नहीं दर्जनों दफा स्टेटेड एजेंडा था कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं, और उनका जो भी उसकी वजूहात उन्होंने दी थी। तो ये हमारा एजेंडा नहीं है। लेकिन अब अगर ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि एक सूबे की हुकूमत जो है और कुछ हद तक वफाकी हुकूमत भी, अगर वो यरगमाल थी कुछ लोगों के हाथों, और तो अगर उसके सबूत और शवाहिद आते हैं सामने, तो अदालत के ऊपर ये भारी बर्डन है कि वो ये बोझ उठाएं। अच्छा खुर्रम साहब, एक और बात ये भी फरमाइएगा कि लोग ये भी एक तासुर कुछ रखते हैं कि द सेड इंडिविजुअल यानी कि फराह गोगी साहिबा, उनके जो शौहर है एहसन जमील गुज्जर साहब, आपको पता है ये भी एक तासुर बहुत आम था जब पिछले टाइम्स पर ये तासुर आम था कि जी इनका इन्फ्लुएंस है, हर पोस्टिंग ट्रांसफर इनके इन्फ्लुएंस में होता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी व्यू रखा जाता था कि एहसन जमील गुज्जर साहब और उनकी फैमिली, खासतौर पर उनके वालिद साहब तो PMLN से ताल्लुक रखते हैं। तो दिस इज वाई आपका भी एक बहुत अहम सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, और आपने जाहिर है अपने गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत आपके टाइम पे भी, PDM गवर्नमेंट के टाइम पे भी आपने कोई खातिर ख्वाह एफर्ट्स नहीं की इनको वापस लाने के लिए, या अगर इतने संगीन इल्जामात हैं तो उनको आप हतमी एक नतीजे तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया? एफर्ट उस वक्त भी हुई थी, उस वक्त भी आपको मालूम है वक्तन कुछ शवाहिद मीडिया में रिलीज होते थे, लेकिन केस तभी बनना है जब आपके पास एक खास मिकदार से ज्यादा सबूत और शवाहिद इकट्ठे हो जाए। वो उस वक्त नहीं थे, अब वो इकट्ठे हो गए हैं। वो तमाम जो कंपाइलेशन है वो आपके सामने भी है और अदालत के सामने भी ज़्यादा पब्लिकली रखी जाएगी। तो लिहाजा जिस वक्त वो केस मुकम्मल हुआ है तो उनके तो आप सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात के ऊपर सर आप उसकी तरदीद कर रहे हैं कि फॉर एहसन जमील गुज्जर और हिज फैमिली। देखिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है, आप ये देखिए पूरी PTI के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, वरना तो अगर वाकई जो इनका तरीकेकार था उसके मुताबिक तो पूरी पार्टी को जेल में होना चाहिए था PDM के, लेकिन कोई नहीं गया बशमूल इमरान खान के।
तो लिहाजा अगर आप इस पर गौर करें तो यही बात है कि ये सारे इश्यूज जो हैं ये रेज ही तब हुए जब इमरान खान ने ये समझा कि वो अपने जत्थों के जरिए रियासत और इस्टेब्लिशमेंट को जेर कर सकते हैं और जत्थों के जरिए हुकूमत कर सकते हैं, आग लगाकर, चीजों को तबाह करके, शहीदों की यादगारों को बेहुरमती करके। तो जब उनका ये जो एक खास हद से ज्यादा तकब्बुर था वो आगे बढ़ा है, तो फिर उनको अब ये तमाम आपने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। आपने कहा सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ एहसन जमील गुज्जर नहीं बल्कि पूरी पीटीआई के लिए था आपका। वेरी फेयर। अच्छा देखिए ना जी, आप देखिए कि उसमें कोई मास अरेस्ट, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो 9 मई के बाद बढ़ गई, किसी के खिलाफ ही नहीं। हाँ, सारे इशू उठे हैं अब। खुर्रम साहब ये बताइएगा, अभी मैंने बयान चलाया है बिलावल साहब का, आपने सुना भी है, मैं इसके साथ एक और बयान जोड़ती हूँ। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को बहुत मेहनत से वजीर आजम बनाया उन्होंने, तो ऐसा भी तासुर आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जैसे उनकी तमाम तर मेहनत रायगां चली गई, क्योंकि अब आप फेवरेट पार्टी या किंग पार्टी बन गए हैं। वो कहते हैं 2008 में जो हशर किया वही हशर वो दोबारा किंग पार्टी कभी करेंगे। नहीं, मेरे तो ख्याल में वो किसी और पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बेनिफिशियरी आईपीपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तहरीके नहीं, आप देखिए ना, तहरीके इंसाफ के जो लोग टूटे हैं या इन्होंने पार्टी छोड़ी है वो मुस्लिम लीग नून में तो नहीं आए। हमने तो उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। वो जिस जमात में गए हैं उसका वो फिर जवाब देंगे। बट सर वो उसको किंग मेकर पार्टी कहते हैं ना, ही इज टॉकिंग अबाउट द किंग्स पार्टी, नॉट द किंग मेकर्स पार्टी। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ पिछले वीक थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात की। आई थिंक दिस विल गिव क्लैरिटी टू बोथ ऑफ अस के क्या गुफ्तगू है, सुनिएगा प्लीज। हमने मशवरे दिए थे कि भाई बेहतर है कि सियासतदान नजर आए, सियासतदान नजर ना आए तो वो एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम है। तो कम से कम आप जेल चले जाते, वहां पे जगते कहा चले जाते। जिस तरीके से आप लोग एयरपोर्ट पे आए, VIP प्रोटोकॉल लिया, सब कुछ लिए, तो इन चीजों ने अच्छा असर पब्लिक में नहीं डाला है। जी खुर्रम साहब, आई होप आपको ऑडियो मिली उनकी। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम नहीं नजर आना चाहिए सियासतदान को। मियां साहब जेल चले जाते तो अच्छा होता, ये जिस तरह से VIP प्रोटोकॉल उन्होंने दिया उससे अच्छा तासुर नहीं गया। खुर्शीद शाह साहब, मियां नवाज शरीफ का एक रिकॉर्ड है कि वो जब 2018 जुलाई में कोर्ट ने सजा दी तो मुल्क से बाहर थे। अगर वो चाहते तो मुल्क से बाहर ही रह सकते थे, लेकिन वो वापस आए बशमूल मरियम नवाज और जेल जाने के लिए वापस आए। उनकी जो पाकिस्तान के कानून के सामने जो उसका एहतराम है वो इससे भी जाहिर है कि वो 250 पेशियां भुगते नैब में 2018 के जो मौसम खज़ां था, यही दिन थे। तो उन्होंने तो हमेशा एक कानून की और अदालत के सामने, चाहे जितने मर्जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, हमारी मुखालफत हो, हम समझें कि ना, लेकिन उन्होंने कानून का एहतराम किया है। तो अगर उनकी वापसी के ऊपर ये मैं अगर सवाल पूछूं शाह साहब से या किसी से भी कि उससे चंद हफ्ते पहले जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक दिन में चेयरमैन तहरीके इंसाफ को 9 हिफाजती जमानतें दी थी, तो वो क्या कौन सा प्रोटोकॉल था? या एक वक्त में उनके पास 17 हिफाजती जमानतें मौजूद थी, तो वो क्या प्रोटोकॉल था कि वो जो है उनको पुलिस को जदोकोब भी करें, उनको पेट्रोल बम भी मारे, फिर भी उनको जो है वो एक रियासत की तरफ से नरम रवैया उनकी तरफ रखा गया, अदालत की तरफ से खास तौर पे। तो लिहाजा ये सब पेचीदगियां जो हैं वो ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारी तरह पूरे मुल्क में इंतखाब लड़ना है, तो वो जरूर चाहते हैं कि उनकी और दूसरी जमातों के दरमियान एक वाज़ेह फर्क नजर आए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो 15 जमातों की हुकूमत रही है 16 माह, उसके पहले दिन से लेकर आखिरी दिन जो 9 अगस्त 2023 था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा उस हुकूमत का हिस्सा थे, आखिरी मिनट तक उसका हिस्सा थे। उसके तमाम फैसलों का, चाहे वो पार्लियामान में थे या काबीना में थे, उसकी उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मुस्लिम लीग नून की है। तो लिहाजा वो उस हुकूमत में शामिल थे। और अब उसके बाद की जो सिचुएशन नजर आ रही है वो उस पर मुख्तलिफ सियासी जो प्रेशर्स हैं उसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक जमहूरी मुकाबला होगा और पूरे मुल्क में होगा, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को। और हमारी जो तवक्को, वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी यही तवक्को रख के बैठे कि भी अवाम उनकी हिमायत करेंगे, हम ये कहते हैं कि हम उनकी अवाम हमारी हिमायत करेंगे। खुर्रम साहब, थोड़ी इसकी मजीद इलेबोरेट कर दें इस बात को, मतलब सियासी प्रेशर से आपकी क्या इसमें मुराद है कि आप कहते हैं पीपल्स पार्टी के बयान सियासी प्रेशर की वजह से दे रही है?
देखिए प्रेशर उनके ऊपर सिर्फ ये है कि सिंध में जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले से ज्यादा कुछ अपनी मूवमेंट शुरू की है, MQM से गुफ्तगू की है, दूसरी जमातों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस दफा सिंध में भी हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे सिंध में, और ये एक जमहूरी मुकाबला है, कि हम पूरे सिंध में चाहे इत्तेहाद के जरिए, चाहे खुद हमने अपने सिंध की सदारत भी तब्दील की है, नए साहब को लाया गया है, वो यही कोशिश है कि सिंध में भी उसी तरह एक भरपूर तरीके से इंतखाबात को कंटेस्ट किया जाए। ये वो प्रेशर है, और ये अच्छा ये प्रेशर है, और ये जो इशू है, यही प्रेशर हम भी कह सकते हैं कि वो पंजाब में क्यों आ रहे हैं। भाई तमाम जमातों का ये एक जमहूरी बल्कि फरीजा है कि अगर उन्होंने कौमी तौर पे अपने आप को कहलाना है तो वो तमाम मुल्क में तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करें, ताकि अवाम को भी एक बेहतर चॉइस मिल सके और अवाम उसके मुताबिक फैसला करें। अच्छा, इन सियासी कंपल्शंस की आप बात कर रहे थे। अच्छा खुर्रम साहब, आप क्योंकि बहुत बाखबर आप हमेशा से माशाल्लाह रहे हैं, तो अदम एतमाद को लेकर भी बिलावल साहब ने एक इंकिशाफ किया है। मैं आखिर में आपसे उसके हवाले से पूछना चाहती हूँ, आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन? सुनिएगा बिलावल साहब ने क्या कहा है। पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। जी खुर्रम साहब, आपको कोई इस तरह की इत्तलात आपके पास हैं, या टू योर नॉलेज के जनरल बाजवा ने बिल्कुल कुछ रोज पहले कहा था कि वापस लें, नो कॉन्फिडेंस मोशन? मेरे नॉलेज में नहीं है, और हमें तो सिर्फ ये मालूम है कि जब जो आपको सब याद होगा कि काफ लीग से चौधरी परवेज इलाही भी हमारे उसका हिस्सा बन रहे थे तहरीक अदम एतमाद का, फिर उन्होंने अपना अलहदा रास्ता चुना और इसकी फौरी तौर पर MQM से गुफ्तगू हुई, और MQM का जो पीपल्स पार्टी से कराची में इश्यूज हैं वो उन्होंने कहा कि उसको पहले सॉल्व किया जाए। तो ये तो हम तो उस मैकेनिक से तो आगाह हैं, लेकिन जो अगर उस वक्त की अस्करी क़यादत से कोई गुफ्तगू चल रही थी वो गालिबन हाईएस्ट लीडरशिप लेवल पे थी, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। राइट, यानी आप कह रहे हैं कि ये चीज़ आपके नॉलेज में नहीं है और हमारे नॉलेज तक नहीं आई कि ऐसा कोई पैगाम दिया गया। सिविलियन सुप्रीमेसी वाला जो नारा है वो बुलंदो बांग रहेगा अभी भी नए मैनिफेस्टो के तहत? खुर्रम साहब, आपसे आखिरी गुजारिश है। जी बिल्कुल वो रहेगा। वो आइन में पाकिस्तान के हर शहरी से 24 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई है, हर शहरी से एक वादा है, और उस वादे को हम पूरा करने की कोशिश जारी रखेंगे। और इसमें जो ज्यादा एफर्ट है वो जो भी हुकूमत इंशाल्लाह मुंतखब होगी और पार्लियामान जो मुंतखब इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम करेंगे, वो यही है कि इसमें हुकूमतें भी अपने जो तर्ज अमल है उसमें कुछ तब्दीली लेकर आएं। हुकूमतें भी जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी पॉलिसी में पूरी तरह इंटरेस्ट लें, उसको फौज करें, अपने लोग उसमें इस तरह के अपॉइंट करें जो इसराइल। और आपने कोई कौमी कोहेजन भी बनाना है, इत्तेफाक राय भी पैदा करना है, जिसके लिए मियां साहब ने कहा है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। दैट आई थिंक इंक्लूड्स खान साहब। कौमी कोहेजन भी हमने ना सिर्फ आने वाले जो लार्ज स्केल रिफॉर्म है, अगर अल्लाह ताला हमें ये जिम्मेदारी देते हैं पाकिस्तान की आवाम की हमायत से, तो फिर एक बहुत लार्ज स्केल रिफॉर्म करना है। बहुत सारी बातें खुलकर जो पाकिस्तान की आवाम से करनी है, मुईशत के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, वो फिर उसके लिए भी वफामत की जरूरत होगी। और जो कि आप कहते हैं कि PTI चेयरमैन से भी हो सकती है। खुर्रम साहब, ये मेरा अर्ज है आखिर में। बिल्कुल जी, मैं चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जमात से जरूर अगर वो पार्लियामान में आते हैं, उनको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करते हैं पार्लियामान में, तो उससे जरूर बात होगी। असल में जो इमरान खान का बहुत बड़ा जो एक ब्लाइंड स्पॉट था, या उनकी जो बहुत बड़ी खराबी थी, वो यही थी कि उन्होंने दूसरी जमातों को उनके जो जमहूरी मैंडेट है उसका एहतराम नहीं किया, और उनको वो मतून करते रहे, चोर, डाकू, काफर, गद्दार कहते रहे, जिसकी वजह से पार्लियामान की जो फंक्शनिंग थी, उसका जो काम था, वो तकरीबन सिफर होकर रह गया, और एक अजीब सी मायूसी फैली जो शायद आज तक भी मौजूद है। तो लिहाजा आने वाली जो पार्लियामान है उसके कंधों पर यह भी बहुत बड़ा बोझ होगा
कि वो किस तरह अपने मामलात को दुरुस्त करके पूरी कौम की जो नुमाइंदगी है वो दुरुस्त तरीके से करें। और आने वाली हुकूमत के सामने मुईशत और फॉरेन पॉलिसी का बहुत गहरा चैलेंज है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत अहम नाजरीन। और ये जो सियासी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है माजी के एलाइज के दरमियान, उसकी भी क्या वजूहात हैं, कुछ हमने इस हवाले से भी बात की। अगले सेगमेंट में हम हाजिर होते हैं नाजरीन, और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुद्दा हमने उठाया था इब्तिदाई में, उसको थोड़ा और मजीद आगे लेकर चलेंगे विद अदर पार्टीज पर्सपेक्टिव्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे अब बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। इसकी जो एक दोबारा जो बहस शुरू हो गई है इसके गिर्द, उसके ऊपर बात करेंगे। निगरां हुकूमतें कितना इंश्योर करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। सदर मुमलिकत ने तो बताया है कि जी खान साहब की गलती थी कि वो समझते थे कि आइन बालातर है, और उनकी स्टेटमेंट पे केयर टेकर गवर्नमेंट और साथ साथ इलेक्शन कमीशन दोनों ने अपना रिएक्शन उसके खिलाफ दिया है, इस स्टेटमेंट के खिलाफ। पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब का मैं ट्वीट नाजरीन को दिखाना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, जिसमें वो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, नाजरीन के लिए प्ले भी किया जाए स्क्रीन पे। पूरी कौम की ख्वाहिश है कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी वफाक की अलामत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और ऐसा तासुर ना दें जिससे लोग उन्हें एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। बदकिस्मती से जैसे जैसे अहम इंतखाबात करीब जा रहे हैं, सदर मुमलिकत के बयानात उनके आइनी किरदार से मुतसादिम नजर आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इंतहाई जो महज़ब इदारा है और जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन की तरफ गामजन है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है और तमाम जमातों को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। ऐसे में सदर मुमलिकत की तरफ से बराबर मौक़े फराहम ना करने की शिकायत बहुत अफसोसनाक है। मजीद वो इसमें दो और मजीद पैराग्राफ्स है, बट द जिस्ट ऑफ दिस ट्वीट इज़ दिस। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी नाजरीन इसी तरह से रिएक्ट किया है। इलेक्शन कमीशन की भी ट्वीट अगर हम दिखा दें, वो ये कहते हैं कि एक आला ओहदेदार की तरफ से, वो उन्होंने एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लिया सदर मुमलिकत का, लेकिन उसी बयान की तरफ इशारा है कि एक आला ओहदेदार की तरफ से आने वाले इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन पर पुरअज़्म है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पूरे मामले पर बात करने के लिए नाज़रीन बहुत पर्टिनेंट दो हजरात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब यहाँ स्टूडियो से मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसिल भी हैं और PTI के स्पोक्स पर्सन भी हैं ऑन ऑल इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स। आपको खुश आमदीद मरवत साहब। और कमर दिलशाद साहब नाजरीन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुशीर निगरां हुकूमत पंजाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर बहस में। और आपका भी जो व्यू है इस मामले पर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 9 मई के हवाले से कुछ मजीद गिरफ्तारियां आज सुनने में आया है कि पंजाब में हुई हैं। आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर। मरवत साहब, आपसे बात का आगाज करती हूँ। ये आपने दोनों तरफ से सुन लिया कि सदर मुमलिकत एक पार्टी के तर्जुमान के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट अलवी का जो बयान है वो मौजूदा हालात की सही अक्कासी करता है, और जिन दो इदारों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने इस बयान पे तनकीद की है, वो ये हिम्मत करें कि इस बयान को जुटलाने के लिए आइन और कानून पे अमल करा के दिखाएं। अगर प्रेसिडेंट अलवी ने यह कहा है तो इसमें क्या गलत बयानी है कि आज पाकिस्तान की जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो इलेक्शन सर पे हैं और वो पार्टी पॉलिटिकल कन्वेंशन नहीं कर सकती है, झंडा नहीं निकाल सकती है, जलसा जुलूस नहीं कर सकती है, कैंडिडेट इसके सारे गिरफ्तार हो रहे हैं। और जो इनकी पार्टी लीडरशिप है, 2 दिन पहले मानसेरा से जो है अवान साहब को अगवा किया गया, साथ में मुगल साहब भी उनके साथ अगवा हुए। जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये रोकना किसका काम है? केयर टेकर का काम है। ये रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से बात-पुरस की है, किसी से पूछा है आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये फेयरनेस नज़र आनी चाहिए कि फेयरनेस भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है। कौन से ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन होंगे? जब उम्मीदवार अगवा होंगे, जब जलसे जुलूस जो हैं परमिट नहीं होंगे, जब कन्वेंशन जो हैं वो उखाड़े जाएंगे। ऐसे हालात में सदर आरिफ अलवी के बयान की दाद देने के बजाय इन दोनों का ये आना और इंतहाई बेढंग अंदाज में ये कह देना कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो एक पार्टी के तर्जमान बने हुए हैं, जिन
अफ़आल का आपको ठेका दिया गया है आइन के तहत। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इस फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से एक अमल बता दिया जाए कि मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन ने एक अमल बता दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात, फेडरल गवर्नमेंट जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, ये सिवाय नून लीग के तर्जमान के फराइज अदा करने के और उनके टारगेट से अचीव करने के, मैं आगे ले जाती हूँ। मामला बड़ा अहम, आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, जरा इनके जवाब भी साथ साथ ले लें। आपकी तरफ भी जाहिर है बहुत सारी चीजें फिर हम इस पर डिबेट करना चाहते हैं। कमर साहब, इलेक्शन कमीशन का तो सर काम ही यही है, ये बात तो गलत नहीं है, और तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देना। सदर मुमलिकत ने अगर ऐसी बात बोली, उसके ऊपर क्या रिएक्शन बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो नहीं आ गया इलेक्शन कमीशन का? वो कह रहे हैं पंजाब में भी आपकी जहां हुकूमत है, आप उस हुकूमत के मुशीर भी हैं, वहां पर भी 9 मई के हवाले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि केयर टेकर टाइम में तो नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारियां, ताकि तमाम जो पार्टीज हैं उनको एक जैसे यकसा मौके मिले। नहीं, इसका जवाब तो वफाकी हुकूमत देने की मजाज है कि उसकी ये तमाम मामला जो हो रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जो है बज़ाहिर है कौमी इंतखाब ब्यूरो हैं, अदालतें हैं, उनकी अदालतों की रोशनी में जो भी कुछ हो रहा है वो तो पंजाब गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने का तो अपना जो है तमाम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो तमाम जो तो 10 साल 15 साल से जो हमारी सूबाई हुकूमतें थी, उन्होंने जो तमाम तामीरी काम रोके हुए थे वो उन्होंने 7-8 महीने में उस पंजाब को एक मिसाली मॉडल सूबा बना दिया। और तमाम इतने भी इदारे देख रहे हैं, मतलब सियासत से ताल्लुक को नहीं, ना हमारा कोई ताल्लुक है सियासत से, ना हमको सियासी बयान देते हैं, ना वज़ीर आला को सियासी बयान देते हैं। वो तो अपना लॉ एंड ऑर्डर के सूबे कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, लेकिन बरहा सारा तवज्जो उनकी है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तमाम जो 10-15 साल से पंजाब जो था महरूम था तरक्याती कामों से, वो उन्हें 8 महीने में मुकम्मल कर दिया। तो ये उनके काम में खिदमत उनके सर अंजाम दी जा रही है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं उनका। तो ये गिला बेवजह है आप सर कहते हैं कि पीटीआई वालों को, आप कहते हैं पंजाब में आपकी जहां पर हुकूमत है वो आप कहते हैं उनको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, उनको किसी चीज में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही है इस पार्टी को? नहीं, वो तो वफाकी हुकूमत का मामला है, अदालतें हैं वफाकी हुकूमत का। पंजाब गवर्नमेंट हो या बाकी सूबाई गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो तमाम जो मुकदमा चल रहे हैं 9 मई के आर्मी एक्ट के तहत चल रहे हैं, आर्मी के मामला चल रहे हैं, वो जो कुछ किया आर्मी की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं या इस तरह मामला हो रहा है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से हो रहा है। पंजाब का तो कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है इस मामले में। पंजाब नहीं, जैसे सर मुझे याद पड़ता है अभी कुछ पिछले 2 हफ्ते पहले ये लोग इजाजत मांग रहे थे लिबर्टी चौक पे एक जलसा करने की, तो वो फिर जाहिर है आपकी जो सिविल इंतजामिया है उनकी तरफ से रोका गया, फिर जिस सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट गई थी पीटीआई। तो ये तो मतलब पंजाब गवर्नमेंट का ही प्रेरोगेटिव है ना, ये जो सिविल इंतजामिया है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसकी इजाजत भी दी गई हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट की वो कह रहे हैं इजाजत मिल गई थी लेकिन आप लोगों ने रोका था उस टाइम पे। हमने कन्वेंशन कराया तो कन्वेंशन जो है वो पुलिस आई और उन्होंने हमारे वर्कर को मारा और गिरफ्तार किया। ये पंजाब का वाकया बताएं। ये लाहौर का वाकया। लाहौर का वाकया जी। और कंवर साहब नहीं, यहाँ पे मैं एक ये भी ऐड कर दूं, सब कुछ ये फरमा रहे हैं कंवर साहब कि ये फेडरल हुकूमत कर रही है, हमारे साथ 70% ज्यादतियां पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, इनका फेडरल गवर्नमेंट का आप कहते हैं कम किरदार है। ये इन्होंने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर ने ये डेवलपमेंटल काम कराए, डेवलपमेंटल काम कराना उनका मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट नहीं है सर ये जी, तो उनका काम ही नहीं है। वो तो केयर टेकर हैं, उनका काम है इलेक्शन कराना और बतौर न्यूट्रल किरदार अदा करना। हमारी तमाम गिरफ्तारियां, अगवा जो हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो रहे हैं, वो सारे पंजाब में हो रहे हैं। जी, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट ये व्यू है कंवर साहब जी। कंवर साहब इस पे आपका जवाब आ जाए कि पंजाब गवर्नमेंट से वो डायरेक्टली आपने सुना कि उनसे ये बराह रास्त ये गिला है, 70% वो कह रहे हैं क्रैकडाउन पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। और ये जो इलेक्शन कमीशन का बयान है इसके ऊपर भी सर रोशनी डालिएगा कि वो कहते हैं सदर मुमलिकत के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया हुआ है कि एक आला ओहदेदार की तरफ से आने वाले जो बयानात हैं वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है शफाफियत को लेकर इलेक्शन की। देखें जी, सदर मुमलिकत को इस मामले में तक मरवत साहब बड़े अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और बड़ा अच्छा केस अपनी पार्टी के और जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अच्छे तरीके से अपना पेश कर रहे हैं। अब मैं इनसे ये कहता हूँ अगर कोई एतराज़ात हैं वो अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजू कर लें, अगर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दरख्वास्त दें, वो उनको बाकायदा उनके मसले को हल कर देगा। लेकिन जहाँ तक सदर मुमलिकत का ताल्लुक है, सदर मुमलिकत को मेरी जाती राय है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और मेरा भी वो बहुत ख्याल एहतराम करते रहे हैं, रब एहतराम भी करते हैं। तो उनको ऐसा खत लिखना नहीं चाहिए था। ऐसे वो इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? उन्होंने इंटरव्यू कभी कभी ऐसे बाकायदा जो हमारे जो चैनल हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना इंटरव्यू देने के लिए पाकिस्तान के तमाम चैनलों में कोई गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो जाती है। सदर मुमलिकत को चाहिए खामोशी के साथ अपना ये मार्च के एंड में इनका इंतखाब हो जाना है।
क्योंकि जो हमारा जो हमें जो नजर आ रहा है 8 फरवरी को इलेक्शन जा रहे हैं, 28 फरवरी को नई गवर्नमेंट आ जाएगी सुबह में भी और इसके बाद 5 मार्च को सरहद के इलेक्शन हो जाएंगे, 12 मार्च को सरहद का इलेक्शन चेयरमैन का इंतखाब हो जाएगा और 15-16 मार्च को सदर मुल्क का इंतखाब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएंगे। अब सदर मुल्क का तो चंद दिनों के चंद हफ्तों के मेहमान ही है, जिस तरह हम केयर गवर्नमेंट में मेहमान है तो वो भी मेहमान ही है। इसलिए हम चाहते थे कि कैसा खत लिखने की जरूरत क्या थी उन्हें, इंटरव्यू क्यों दे कि भी मुझे शकूक पैदा हो रहा है, मुझे ये शफाफियत पे जो है वो वफाक की अलामत है। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि वो मुतमईन है या नहीं है, तो उसकी बड़ी अहमियत होगी। अगर इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया तो इससे पहले बयान देने से जरा शबाब पैदा हो गया। फिर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था, मेरे अच्छे ताल्लुकात है उनके साथ, तो इनको भी रिएक्शन ही देना चाहिए था। मेरी जाती राय तो ये है। तो ठीक है, सदर मुल्क कह दिया तो इलेक्शन कमीशन को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। उनको भी नहीं देना चाहिए था। बड़ी अहम बात की है आपने। हाँ जी, बिल्कुल नहीं देना, खामोशी इख्तियार करते। ठीक है, सदर मुमलकत तो जो कह दिया वफाक जाने, वफाकी वज़ीर इत्तला जवाब दे उनका या प्राइम मिनिस्टर जवाब दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस मामले में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो गिले थे वो तो वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत से भी किए थे और सर इलेक्शन कमीशन से भी किए थे, तो प्रोबेबली इस वजह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। नहीं देखो सदर मुमलकत भी कभी तो कहते हैं कि तारीख के हवाले से, कभी प्राइम मिनिस्टर को खत लिख रहे हैं कि जनाब आपका जो है वो भी खत लिखने की भी जरूरत नहीं होती, वो वफाक की अलामत है। तमाम सियासी जमातें उनका एहतराम करती है और हम भी उनका बहुत दिल से एहतराम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस तरह खत लिखने से, इंटरव्यू देने से वो कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं, उनकी राय में वजन नहीं रहेगा। अगर इलेक्शन के बाद अपना कोई तजिया दे दें या अपनी कोई राय दे दें तो उसकी ज्यादा अहमियत होती कि जनाब मुझे इस इलेक्शन के बारे में शुरुआत उस वक्त कह रहे थे, आप अभी कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं थी जी। मरवत साहब ये बिला वजह अपने आप को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, चंद हफ्तों के मेहमान हैं। आपने सुना कंवर साहब की राय, वो कहते हैं आपसे सलाह मशवरा कर लेते, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार कर लेते, वफाक की अलामत है वो। गुजारिश ये है, आजकल पाकिस्तान में सच बोलना और हक की बात करना जो है वो अब एक जर्म बन चुका है, चाहे कोई भी बोले। प्रेसिडेंट साहब ने पहले एक इंटरिम जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक खत लिखा और जो इमरान खान साहब की तरफ से गया था कि जी ये लोग अगवा बराए बयान हो रहे हैं और ये केयर टेकर इधर भी बैठे हैं, पंजाब के पी हर जगह पे बैठे हैं, तो लिहाजा ये क्यों हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे यहाँ कानून है, आइन है, कौन इस आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। एक पार्टी को जो है रोजाना आए दिन अगवा हो रहे हैं और कहते हैं बात ही ना करो, कोई सर उठाने की जरूरत ही ना करो, उज़र ही ना उठाओ। केपी में, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में, मैं लेकिन आपको एक मिनट, चार चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, 4 चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, 4 आईजीज बैठे हैं, चारों को साबिक़ हुकूमतों ने लगाया था। हाँ। तो हर वक्त जब इलेक्शन होते हैं, कंवर साहब खुद सेक्रेटरी रहे हैं, तो ये तमाम चीफ सेक्रेटरी और आईजीज हटाए जाते हैं। इस्लामाबाद में भी यही, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। फिर इसके अलावा जितनी मेजर ब्यूरोक्रेसी होती है वो सारी रिशफल होती है, उनको हटाया जाता है। अभी तक वही शहबाज शरीफ के ताकि ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज हट जाए, ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल बड़ा अहम है। आई थिंक कंवर साहब विल बी इन अ गुड पोजीशन टू आंसर दिस। बट मरवत साहब, मैं आपसे एक और बात भी जानना चाहती हूँ, आपकी तरफ की कोई गलती नहीं है क्या? क्योंकि असद उमर साहब आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, नाजरीन को भी दिखाया जाए, उन्होंने ट्वीट आज की है और बहुत अहम बात उन्होंने राहें जुदा कर ली हैं पक्की तो हमेशा के लिए पीटीआई से, बल्कि सियासत से ही। और वो कहते हैं 1 दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क की मफाद में नहीं है। पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया और फिर वो इसी तरह से अपने जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं। तो मरवत साहब, आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना, गलत पॉलिसी, रियासत के साथ तसादुम, इदारों के साथ तसादुम, असद उमर साहब तक अगर छोड़ गए हैं तो फिर आप बाकियों को अंडर फोर्स या अंडर ड्यूरेस, ये तो एक बात चले कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी की अपने ऊपर भी तो बात की जाए। असद उमर साहब के हवाले से 2 मेरी चूंकि पर्सनल एक इंटरेक्शंस हैं। एक, असद उमर साहब के कहने पे मैंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के पास जमान पार्क जाके उनको रिक्वेस्ट की
कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी असद उमर साहब उसको रिग्रेट कर रहे हैं और वो पीटीआई में वापस आना चाहते हैं। जी, मैं खुद, मुझे मैसेज दिया, मैं खान साहब के पास ले गया। असद उमर साहब ने कहा कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, जिस पे मैंने खान साहब को ज़मान पार जाके रिक्वेस्ट की कि जी चूंकि वो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, मैं इनका अभी तक वकील था, यानी तमाम केसेस में, और मेरे वकील रहे हैं और बहुत ही उनकी डिसेंसी, एक रिस्पेक्टफुल कैरेक्टर हैं, हमेशा हमने उनका एहतराम किया है। खान साहब ने उस वक्त मुझे इनकार किया कि इनको नहीं ले वापस, कि इनको, उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी और 4-5 और जो कि 9 मई के फौरन बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्कर का हौसला तोड़ा है, तो क्योंकि और इन्होंने रॉ खोल दी हैं, लोगों ने इनका सूट फॉलो किया है, तो लिहाजा मैं एग्री नहीं करता हूँ। वापस आया 4 दिन के बाद असद कैसर साहब भी इनके लिए मेरे पास आ गए कि आपने दोबारा खान साहब को पास जाके कहना है। ठीक है। असद कैसर साहब की ईमा पे मैं दोबारा खान साहब को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जी कि मैं कुछ काम के सिलसिले में उधर लाहौर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा असद उमर वाली बात के लिए आना चाहते हो तो ना आओ। ये बहुत अहम इंकशाफ तो किया है मैं दोबारा चला गया खान साहब के पास। अच्छा। दोबारा मैंने उनको रिक्वेस्ट की, फिर आप गए, फिर, और असद उमर साहब चाहते थे कि खान साहब इसको वापस ले, लेकिन खान ने इनकार किया। कल मैंने एक मीडिया टॉक्स की है, खान साहब को 5 लोग हमारे पास और आना चाहते हैं, जिसमें खान साहब ने, मैंने कहा मीडिया टॉक में कि एक शख्स को लेने से खान ने इनकार किया। अच्छा, वो एक शख्स कौन है आप बताएंगे? और वो जो एक शख्स हैं, चूंकि वो अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो रही सही उसकी जो तकरीम है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये तो लिहाजा खान साहब ने बात कर रहे हैं। ठीक है। असद उमर साहब के बयान पे मैं एक नोट देना चाहता हूँ, वो मैं कंवर साहब की तरफ भी तो जाऊंगा, लेकिन ये बात तो मैं कंक्लूड तो कर दूं। असद उमर साहब हमारे पार्टी में इंतहाई एहतराम के काबिल शख्सियत रहे हैं और हम दिल से उनका एहतराम, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये वापस, लेकिन आज का जो ये ट्वीट देखकर, आज का ट्वीट देखकर उन्होंने हमें शदीद मायूस किया है। ठीक है, मैं जवाब तो लूं जी। कंवर साहब, ये आप अग्री करते हैं? वो कहते हैं कि ये तमाम बातें तब की जा रही हैं जब पार्टी में लेने से, कबूल करने से इनकार कर दिया, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो ये भी कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो बहुत अहम सवाल उठाया, उसका अगर आपसे जवाब मिल जाए। कोई ब्यूरोक्रेसी शफल नहीं की गई, पॉलिटिकल जो अपॉइंटीज हैं उनको इंटैक्ट रखा गया है, और ये आपके ऊपर भी जाहिर है बात आती है जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर। नहीं, बात दुरुस्त है। असद उमर साहब इंतहाई थॉरो जेंटलमैन और बड़े अच्छे सियासतदान की हैसियत से उन्होंने अपने 4-5 साल वक्त गुजारा, लेकिन वो जब वो वजारत में थे, वजीर खजाना थे, तो उनके जहांगीर तरीन के साथ अनबन हो चुकी थी पहले ही, और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर फारिग कर दिया था, जो टास्क फोर्स के चेयरमैन बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो नाहिल हो चुके हैं, तो आपने इनको कैसे टास्क फोर्स का चेयरमैन बना दिया। तो वो दिल बर्दाश्त होकर जहांगीर तरीन साहब निकल गए PM हाउस से। तब वहाँ तहरीक जो उनकी बनी हुई है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, उसमें जाने के रास्ते बंद थे, था रास्ता मिलता नहीं था, जहांगीर तरीन के साथ उनकी बातचीत नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपना अच्छा फैसला किया, खामोशी इख्तियार कर ली, और उन्हें कोई इस तरह से स्टेटमेंट नहीं दिया जिसने बाकी स्टेटमेंट दे के फारूक हो रहे हैं। तो वो बड़े अच्छे हमारे, मैं भी जब मैं हालांकि बिल्कुल न्यूट्रल थे, मेरा तो किसी पार्टी वार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन किसी निजी महफिल की मुलाकात होती तो बड़ा एहतराम का रिश्ता हमारा शिबली अफराद के साथ भी और अपने असद उमर के साथ भी। लेकिन बहरहाल उनका एक फैसला आपको है, अच्छा फैसला लगता है उनको? आपको लगता है खुशाइन फैसला है ये कंवर साहब? ठीक है, उन्होंने इन हालात में देखते हुए उनको कोई टिकट, तो इमरान खान का वो एतमाद खो चुके हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी, सेक्रेटरी जनरलशिप छोड़ दी, तो इस वजह इमरान खान का भी ताल्लुक खत्म हो चुका था, जहांगीर तरीन से कोई वास्ता नहीं था, पार्टी की बात। मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू एंड सॉरी टू बोथ द जेंटलमैन, क्योंकि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपके देखने का भी शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।